हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैंने इस समेटिव के शुरुआत में आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके क्लास का 10th और 9th दोनों का टोटल वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आप पढ़ लेंगे। उस वादे पे मैं खरा नहीं उतर पाया, कुछ निजी कारण थे, कुछ समस्याएं थी, पर्सनल रीजंस थे। इस कारण से तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी ही मांग सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ठीक है, समय चला गया, वक्त गुजर गया, कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल पूरे देश में फिर से कोविड का संक्रमण फिर फैल रहा है। ओमिक्रॉन का प्रभाव चारों तरफ दिख रहा है। अभी कुछ राज्य सरकारों ने क्लासेस बंद कर दिए हैं, वहाँ के सारे स्कूल्स बंद है, कुछ बंद करने के शुरुआत में है, कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि बंद होने वाला है। उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? एग्ज़ाम तो आपका होना ही होना है, तो फिर तैयारी तो आपको करनी ही है। तो बहुत सारे बच्चों का बार बार आ रहा था कि सर प्लीज़ वीडियो अपलोड कर दीजिए, क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, इस तरह से बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, है ना। इसलिए अब फिर से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकाला जाए और फिर से मेहनत किया जाए। तो शुरुआत करने वाले हैं हम आज से, और इस बार मैं वादा करता हूँ आपको कि इस बार अपने वादे से मैं नहीं मुकरूंगा। और इस बार आपको सेकेंड समेटिव का, आपका जो सेकेंड समेटिव होने वाला है मार्च में, मार्च क्लास में जो होगा, उस समेटिव का टोटल जितना भी सिलेबस है, यानी जितना चैप्टर आपका आने वाला है, वो मैं लगातार दिन में या तो एक वीडियो या 2 वीडियो करके लगातार मैं डालूंगा और आपका टोटल सिलेबस मैं यूट्यूब से पढ़ा दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। तो आपको सेकेंड समेटिव में कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि एपी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। इस तरीके के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपसे मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाएंगे और लगातार मेहनत करेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और लगातार मेरे वीडियोस को वॉच करें। और मैं आशा ही नहीं, पूरा आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप अगर मेरे सारे वीडियो लास्ट लेक्चर सब देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे वीडियोस से बाहर आएगा, ये गारंटी है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनको पता है कि मैं, जैसे मुझसे क्लासरूम में जिन्होंने हेल्प लिया है, उनको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा इसके लिए भी मुझे बुरा लग रहा था कि जो मीडिया से जुड़े हुए लोग मेरे साथ हैं, 9th 10th के जो बच्चे हैं, उनको मैं कोऑपरेट नहीं कर पाया लॉकडाउन के पहले। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, और जिन्हें पता है, जो मुझसे जुड़े हुए, उनको पता है, जिस 70 में से 40 आउट ऑफ 40 टोटल क्वेश्चन लड़ गया था सेम टू सेम ऐसे ही। अब ये थोड़ी सी सेखी भगाने वाली बात है, आपको लगेगा कि ये ऐसा क्या है। तो बस यही है कि आप वॉच करिए, टोटल सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, वॉच करिए, उसको देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए। इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको ये भी बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी टोटल, दैट मीन्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये भी बात पता होगा कि एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। लगभग जो कुछ लोग बोल देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आपका काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका 70% क्वेश्चन बनता है। 30% के लिए आपको आर्य सवाल पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ आपको आर डी शर्मा भी पढ़ना पड़ता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ आपको बाकी कुछ चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा, हर बार बताऊंगा, हर चैप्टर को पढ़ाते वक्त दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कहाँ पढ़ना है, एनसीईआरटी में है या कि नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मतलब कोई भी बुक मत पढ़िए, सिर्फ वीडियो देख लीजिए तो आपका चैप्टर कंप्लीट।
ये आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सर क्या बोल रहे थे, बात में सच्चाई है नहीं है, वो आप देखेंगे पूरा वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी देर मैं पढ़ा रहा हूँ, 30 मिनट 35 मिनट जितना देर मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और वॉच करिए, आगे देखते हैं, पढ़िए, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर्स तो बहुत सारे पढ़ने हैं, क्या स्टार्ट किया जाए। तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर बहुत सारे लोगों को परेशान करता है उसी चैप्टर से क्यों ना शुरुआत किया जाए। आसान तो सब पढ़ाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में डिफिकल्ट के नाम पे क्लासरूम में भी मैं जब बात किया, सबसे पहले स्टार्ट करते हो सेकेंड सेमेस्टर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, जिसको आप कहते हैं, सबसे पहले तो क्लास 10th है ये, इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ लोगों का कहना है, तो उसको डिफिकल्टी पढ़ते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि इसका नाम देखिएगा, नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं ना जी, उपयोग, यूज। अब किसका यूज है भाई? ट्रिग्नोमेट्री का। मुझे विश्वास है ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों में से जितने लोगों ने पढ़ा होगा, मैक्सिमम लोगों को आसान लगा होगा, लेकिन जब आप आइडेंटिटी पढ़ने गए होंगे लास्ट पार्ट, तो वहाँ परेशानी हुई होगी। एक्सरसाइज 8.4 जब पढ़े होंगे तो वहाँ आपको लगा होगा अरे अरे ट्रिग्नोमेट्री तो डिफिकल्ट चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट नहीं है। अब समझने का है कि आप कैसे समझते हैं, समझाने वाला कैसे समझाता है आपको। पढ़िए, आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, देखिए तो समझ में आता है कि नहीं आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आप जो पढ़े हैं उनके उसमें से सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको पीछे का रिकॉल करके रखना है आपको याद, वो चीज़ें पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज थे, उन रेशियोज को एक बार रिकॉल कर लेना हमें। तो देखते हैं, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको पता है राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, एच। अब किसको परपेंडिकुलर, किसको बेस? तो देखिए जनरली हम लोग का ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जो लाइन सीधी होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको बेस कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये छोटे क्लासों के लिए सही है, बड़े क्लास यानी आप क्लास 10th में जब आए हैं तो परपेंडिकुलर और बेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है एक मेन एंगल पे, जिस मेन एंगल को आप क्या कहते हैं जी? थीटा। मानते हैं, सपोज करिए कि ये कोई एंगल है जो क्या है जी? थीटा है। अब जब मेन एंगल थीटा, तो कहा जाता है कि मेन एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, तो बचा हुआ तीसरा साइड क्या है जी? बेस है। अगर यहीं थीटा यहाँ ना हो, यहाँ आ जाए, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में ये बेस यहाँ चला जाएगा और परपेंडिकुलर ये होगा। डैट मीन्स परपेंडिकुलर डिटरमाइन कौन करा रहा है? थीटा। एंगल बदलेगा, ये मेन एंगल है, मेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, बचा हुआ तीसरा साइड बेस कहलाता है। अब इन तीनों साइड के रेशियोज को किसी नाम से आप जानते थे, ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, ये किसका रेशियो होता है? तो P/H का। कॉस थीटा, ये किसका रेशियो होता है जी? B/H का। टेन थीटा, ये किसका रेशियो होता है जी? P/B का। तीन ही याद अगर आपको है, तीन नहीं भी याद है तो आपका काम चल जाएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन चलिए तीन और बता ही देते हैं। इसका उल्टा होता है, आपको याद होगा कोसेक थीटा, जिसको कहते हैं H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको कहते हैं H/B। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, जिसको कहते हैं B/P। अब चूंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं
तो अब इसके आगे आपको नहीं पढ़ाएंगे, मतलब इसके आगे कहने का मतलब कि इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसका यूज़ यहाँ नहीं है तो वो नहीं पढ़ाएंगे, जितना का यूज़ है वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा क्या चीज़ आपको ज़रूरत है उसका, तो देखिएगा आपको एक टेबल पढ़ाया गया था, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, उस टेबल का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कौन सा टेबल? ये एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर टी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज? तो मैं आपको 3 ही पढ़ाऊंगा, 3 उसका उल्टा होता है, तो उल्टा तो पलट लेने में क्या समस्या है। तो देखिए ये याद कैसे करें, इसको याद करने का एक तरीका है कि सिर्फ आप एक याद करिए, साइन का वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर क्या हो गया जी, टेन थीटा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये आता कैसे ये भी मैं बता सकता था, बट यहाँ हो सकता नहीं है। आपको अगर देखना होगा तो जब मैं डालूंगा उसका वीडियो तो वो देख लीजिएगा कि कैसे आता है, जब ट्रिग्नोमेट्री मैं डालूंगा तो एप्लीकेशन वाले में इसकी आवश्यकता नहीं है। कॉस थीटा, कॉस को याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पलटते जाइए, इसको यहाँ लाइए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, फिर इसको यहाँ लाइए, √3/2 होता है, ये 1/√2 सेम टू सेम हो जाएगा, फिर ये पलट के यहाँ आएगा तो 1/2 और ये हो गया 0। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो पता है आपको tan थीटा निकालना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan 0 निकालना होगा तो साइन 0 बाई कॉस 0। देखिए ना, tan 0 लाना है ना, यानी इसको डिवाइड करते जाइए ना, तो डिवाइड करिए, 0/1 करेंगे तो 0, ये डिवाइड करिएगा तो 1/√3, इसको डिवाइड करिए तो ये 1 हो गया, इसको डिवाइड करिए तो √3, और यहाँ देखिए 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जिसको आप ऐसे लिखते हैं तो ये लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो ये 3 टी रेशियोज में आपका उसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जिसमें इसमें भी क्या खासियत है, क्या चाहिए आपको, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मतलब मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये बता रहा हूँ कि क्या क्या याद रखेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज बन जाएगा, इसका काम चल जाएगा आपको। तो पहले तो 3 ही याद करिए, 3 में भी अगर लग रहा है कि बहुत बोझ हो गया सिर पे, अब इससे ज़्यादा नहीं याद हो रहा है, तो आप इनको भी भूल जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ये सिर्फ 9 वैल्यूज़ को याद रखिए, इन 9 वैल्यूज़ को याद रखिए, और 3 जो वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का रेशियो बताए थे उसको याद रखिए। इतना से आपका पूरा ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, और आशा करते हैं कि काफ़ी आसान है, याद हो ही जाएगा। धीरे धीरे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब देखिए, हाँ एक और चीज़ है, अब चूंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने बताया कि आपको मैं टोटल पढ़ाऊंगा, तो एनसीईआरटी लगभग सभी लोगों के पास है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को यहाँ लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है, मोबाइल से पढ़ाना होता है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में समस्या होती है, और इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उनको लिखने में यहाँ परेशानी होती है, तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। वो आप अपने बुक से देखेंगे, मैं सिर्फ उसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कि पीछे का क्या रिकॉल करके लाएं, क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है। अब चलिए इस
चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए और क्या कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी कर सकता है? तो बिल्कुल है। 3 टर्म्स आपको पढ़ने हैं, उन तीनों टर्म्स को आप याद रखिएगा और इतना आसान चैप्टर है कि सिर्फ 3 ही टर्म्स आपको याद रखने हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले इसमें जो जानना है वो जानना है आपको लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन के बारे में आप जानते हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज ओनली लेंथ, एक ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ हो। साइट मतलब ना, साइट का मतलब होता है दृश्य। जब किसी चीज को आप देखते हैं, ठीक है, तो देखना जो होता है उसी को साइट कहते हैं। मतलब कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ भाई? तो देखिए ये हमारी आंख है, मैं काफ़ी अच्छा पेंटर हूँ इसलिए मुझे फिगर बनाने नहीं आता है, बहुत ख़राब कंडीशन है, पेंटिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती है ना। छोटे क्लास में जब था तो पेंटिंग में सबसे ख़राब कंडीशन था मेरा। चलिए, तो ये आँख है जैसा है, समझ लीजिएगा, प्रयास करिए समझने का। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं देख रहा हूँ, मैं नीचे हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ऊपर कहीं बैठा हूँ और ऑब्जेक्ट कहाँ है जी? नीचे। कोई बात नहीं, उस कंडीशन में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको पता है कि जब तक कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आती है तब तक हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। ये आपको पता है, साइंस पढ़े होंगे आप तो आपको जानकारी होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट से टकरा के कोई ना कोई ऐसी रे होगी जो आके हमारी आंखों से टकराती होगी। यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो उस कंडीशन में जो लाइट रेज या यूँ समझिए जो लाइन हमारी आंखों से इस ऑब्जेक्ट के बीच में बनती है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं जी? लाइन ऑफ साइट। चाहे हम नीचे हो चाहे हम ऊपर हो, जब हमारी आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लाइन खींचा जाए, आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लाइन खींचा जाए तो उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं जी? लाइन ऑफ साइट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट में इन्फिनाइट कहाँ से लाइन खींचेंगे हम? तो हम करते क्या हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक पॉइंट से इस आंख के बीच का लाइन खींचेंगे हम कहीं से भी। तो उस कंडीशन में जो लाइन होगी उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। चूंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसमें इन्फिनाइट पॉइंट समझ सकते हैं हम। तो इसमें किसी एक पॉइंट से आंख के बीच में लाइन खींच दीजिए तो जो लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे जी? लाइन ऑफ साइट। तो डिफिनीशन क्या दे सकते हैं हम? डिफिनीशन दे सकते हैं the line joining the eyes and the objects is called line of sight। वह लाइन जो हमारी आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में खींची जाती है, जो ज्वाइन करती है हमारी आंखों और ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं जी? लाइन ऑफ साइट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और पीछे की जो भी चीज़ें थी आप कॉपी लेके बैठेंगे और उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, एक एक करके आपको सारा कंप्लीट होते जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिए, मैं इसको मिटाता हूँ। दूसरा जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए क्या है। इसको समझने के पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप हॉरिजेंटल लाइन किसको बोलते हैं। ये बहुत पहले से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन। किसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं भाई आप? नॉर्मली मैंने एक बार पूछा एक स्टूडेंट से कि हॉरिजेंटल लाइन किसको बोलते हैं, तो बोला कि सर जो लाइन पट होती है उसको हॉरिजेंटल, जो खड़ा होती है उसको वर्टिकल। ये कौन सा डिफिनीशन है? जो लाइन पट होती है उसको हॉरिजेंटल, ये तो कोई डिफिनीशन हुआ नहीं।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलेंगे? तो देखिए जनरली हम लोग जहाँ खड़े होते हैं, सपोज करिए अर्थ पे खड़े हैं, तो जो लाइन इस अर्थ के पैरेलल जाती है उस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन जो है, इस प्लेन के नीचे ही हम खड़े हैं, तो उस कंडीशन में अर्थ और ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो जो लाइन अर्थ के पैरेलल जाती है उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लाइन अर्थ के परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? वर्टिकल लाइन। देख सकते हैं अगर ये लाइन अर्थ के पैरेलल है तो उस कंडीशन में ये लाइन अगर आके इस पर टकराएगी, 90 डिग्री बनाएगी, तो आपको पता है कि ये लाइन सीधे जाकर अर्थ से भी टकराएगी तो 90 डिग्री ही क्या करेगी जी? बनाएगी। तो ये इसकी आवश्यकता है हमको। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन जो हमारे अर्थ के क्या हो जी? पैरेलल, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। देखिएगा इसका क्या यूज है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमें किसी चीज को देखना है, सपोज करिए सामने बल्ब लगा है उसे देखना है, तो जब हम उस बल्ब को देखेंगे और देखने के पहले हम नॉर्मल कंडीशन में यहाँ खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने बिल्कुल सीधा में एक लाइन खींचा जा सकता है, और जो लाइन हमारी आंखों के बिल्कुल सामने खींचा जा सकता है उस लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन है ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर देखिएगा जब हम नीचे खड़े हैं तो अगर हमको उस बल्ब को देखना है तो हमें आँख ऊपर करना पड़ेगा, और जब हम आँख ऊपर करेंगे ना बाबू, इस तरीके से करना पड़ेगा हमें। तो ध्यान से आप देखिएगा, इस लाइन और इस लाइन, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इससे आसान कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। यानी जब हम नीचे खड़े हों, जब हम खड़े हों नीचे, यानी हमारी आँख हो नीचे और यहाँ से हम देख रहे हैं किसी चीज़ को ऊपर, सपोज करिए देख रहे हैं हम सन को, देख रहे हैं हम सन को तो उस कंडीशन में हमारी आंखों के सामने एक लाइन जाएगी जिस लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस आंख से हमको जब देखना होगा तो एक लाइन को ऊपर भी लेके जाना होगा, जो लाइन होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। और उस कंडीशन में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। डिफिनेशन इसका लिखेंगे तो थोड़ा डिफिनेशन बड़ा है। डिफिनेशन कह सकते हैं इसका, डिफिनेशन इस टाइप से कहा जाता है कि सपोज दैट वी आर viewing, भी मतलब होता है देखना, viewing an object which is above our eyes, then the angle between line of sight and angle of elevation is called, line of sight and horizontal line is called angle of elevation। That means जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो हमारी आंखों से ऊपर है, उस कंडीशन में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है जी? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी के बाद एक तीसरा टॉपिक आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तीसरा टॉपिक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है भाई? तो बस इसका कह सकते हैं कन्वर्स है, वो इसका उल्टा है। उल्टा क्या मतलब? देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन
मान लीजिए कि हम कहीं किसी पोल है, सपोज करिए ये भी एक पोल है, इस पोल पे हम बैठे हैं, ये हमारी आँख है और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं। अब सन को नहीं देख सकते क्योंकि सन के ऊपर बैठना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारी आँखों के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा वो कहाँ बनेगा जी? तो देखिए फिर समझिए, हम यहाँ से नॉर्मल देख रहे थे, तो जब समझ लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंट है ना, उसको देखने के लिए जिस कंडीशन में हम अपनी आँख को करते हैं और जो लाइन बनती है वो लाइन अप हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हमें देखना कैसे है? तो नीचे देखना है। तो जब हमको नीचे देखना है तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपकी और हमें नीचे देखना है तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमको ऐसे देखना है, तो जब ऐसे देखेंगे तो उस कंडीशन में मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन होगी, लाइन ऑफ साइट नीचे ऐसे हो जाएगी। लाइन ऑफ साइट नीचे ऐसे हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसको, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा, यानी ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हुआ क्या, देखिएगा, यानी जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या हो गया देखिए, सपोज दैट वी आर व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट विच इज बिलो आवर आइज, यहाँ क्या हो गया? विच इज बिलो आवर आइज, देन द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हटा के क्या कर दीजिए जी? डिप्रेशन, डिप्रेशन, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें जो नया पढ़े हैं, और पुराने में क्या याद रखना है मैं बता दे रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसका रेशियो होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? टेन 30 का, फिर वैसे ही 60 का, फिर वैसे ही 90 का। इतनी चीजें आप याद रखिए तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होना है। देखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब देखिए, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन बात होता है कि वर्ड को पढ़ के, उस लैंग्वेज को पढ़ के, उस लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेना, फिर उसके आगे उसको बनाना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप ही के बुक का, सीआरटी का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, और उसको मैं बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है। देखिए मेन बात क्या है, थ्योरी बहुत कम है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट क्या होता है कि अब अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के उसको समझने नहीं आया तो फिर आपसे फिगर नहीं बनेगा, और जब फिगर नहीं बनेगा तो आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा। तो फिगर बनाना हम लोग को सीखना है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से हमको लगता है कि लगभग लोग इंजीनियरिंग करने का शौक रखते हैं, कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग करने का भी शौक रखते होंगे। तो जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग करने का शौक है, जिनको पुल बनाना है, डैम्स बनाने, ये सब चीज़ें करनी है, उनके लिए ये चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब आपको स्टार्ट कर दे रहे हैं हम एक्सरसाइज 9.1, और इसका पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे याद है, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं एक एक लाइन पढ़ के बनाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको कैसे फिगर को पढ़ के, और लैंग्वेज को पढ़ के फिगर कैसे बनाना, ये आपको क्लियर होगा। देखिएगा, कह रहा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, एक रस्सी पे चढ़ रहा है जो कितनी मीटर की है जी? 20 मीटर की। विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground।
जो अच्छे तरीके से बांधा गया है एक पोल से ग्राउंड के बीच में। देखिएगा, आप देखेंगे पोल सीधा ऐसे होगा, कभी भी पोल होगा तो वर्टिकल होगा तो 90 डिग्री बनाएगा। इस पोल के ऊपरी हिस्से से एक रस्सी बांध दी गई है और तिरछी बांधी गई है जो ग्राउंड को टच करती है किसी जगह पे। फिर देखिएगा, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो ग्राउंड लेवल से ये एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है जी? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि बताइएगा कि पोल की लंबाई आपको बतानी है। रस्सी कितना बड़ा लंबा है जी? 20 मीटर का। इस पोल की लंबाई आपको बतानी है। तो इन क्वेश्चंस में नाम नहीं दिया रहेगा, पोल क्या है नहीं पता, रस्सी क्या है नहीं पता, तो आपको लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि पोल ए बी है और जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यानी जिस पॉइंट पे रस्सी जाके ग्राउंड को टच करती है, उस एंगल पॉइंट का नाम है सी। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? देखिए, लेट ए बी बी द पोल, ए बी बी द पोल एंड सी बी द point where rope AC touches the ground। हमने मान लिया कि AB पोल है और AC जो है रोप है जो जाके ग्राउंड पे कहाँ पे टच करती है जी? C पर। उस कंडीशन में आपको निकालना है क्या है? AB। अब देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको 2-3 क्वेश्चंस पढ़ने थे जब ट्रिग्नोमेट्री आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े थे वहाँ भी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, मेन एंगल क्या है आपका? 30 डिग्री। तो जैसे ही मेन एंगल पता चला तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेन एंगल ये है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस फिक्स्ड है, तीसरा जो बचा वो बेस है। अब हमें ढूंढना है कि हमको दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। तो देखिए, जो दिया गया वो हाइपोटेनस है और हमें निकालना है, रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमको पोल की हाइट निकालनी है। वो क्या है जी? वो है आपका परपेंडिकुलर। तब हम देखेंगे, जो शुरुआत में बताए थे आपको कि साइन कॉस टेन का रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो P और H में किसका रेशियो होता है? तो आपको याद कर लेना है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H। इसका उल्टा कोसेक थीटा का वैल्यू होता है H/P। आप इन दोनों में किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम 3 ही क्यों याद कराए? क्योंकि इसका करेंगे तभी बनेगा, इसका करेंगे तभी बनेगा, तो क्यों बार बार याद करना भाई? कितना सिर पे बोझ लेकर ढोना है? क्यों ढोना है? हटाइए इसको। तो साइन थीटा का होता है P/S। तो लिखेंगे थीटा यहाँ 30 डिग्री है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इजकल टू, तो साइन किसका रेशियो? P/S का। तो यहाँ P का काम कौन कर रहा है? AB बाई H क्या है जी? तो AC। अब साइन 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/2 होता है। AB का वैल्यू छोड़ दीजिए, नहीं दिया है। AC दिया है 20 मीटर, तो क्रॉस करिएगा तो AB कितना हो जाएगा जी? 40 मीटर। निकल गया जी। हैंस हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू कितना हो गया जी? 40 मीटर। और यही आपका क्या है? आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फायदा हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को। अगर आपको ये पूरा वीडियो पढ़ने से फ़ायदा हुआ है, आपको देखने से फ़ायदा हुआ है, तो आप प्लीज़, अगर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।